बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान आलियान नसीर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान की नाअहली के बाद हल्का वस्ती की सीट खाली हो गई है और अब इलेक्शन कमीशन ने उस सीट पर इलेक्शन कराने का फ़ैसला कर लिया है। इलेक्शन के ऐलान के बाद से ही मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तरफ से कोशिशें जारी कर चुकी हैं। बहुत सारी सियासी जमातों ने नए लोगों को शामिल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस सारे सुनहरे के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा आज की जो शख्सियत हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। 2 बार आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर रह चुके हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ एक तवील इनका सियासी सफ़र गुजरा और अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो उस तमाम सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो राजा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ आपका एक तवील सियासी सफ़र रहा, तो कैसा सफ़र रहा आपका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलियान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ 40 साल तवील रफ़ाकत है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, सरदार सिकंदर अय्याज़ साहब, सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब और जमात की बाकी क़यादत के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा और अल्लाह की मेहरबानी से जो मेरा वक्त गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा। मुझे इसमें कोई कहने में बात नहीं है कि जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और जमात की क़यादत का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का शुक्र अदा करूँ, वो कम है कि बड़ी-बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई, पज़ीराई की गई। मुझे जो मेरा सियासी तारफ़ है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, चूँकि 40 साल बड़ा तवील अरसा, आपको अच्छा। पता है, पूरी ज़िंदगी है। तो बहरहाल आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। तो पार्टी की तरफ से आपको रोकने की या आपको मनाने की कोशिश की गई कि आप पार्टी ना छोड़ें? जी, बेशुमार बहुत कोशिश की गई और मुझे अफ़सोस है कि मेरे बहुत सीनियर साथी सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब से लेके नीचे सेक्रेटरी जनरल साहिबा या और हमारे जो जमात के सीनियर लोग थे, सीनियर क्या जूनियर क्या, किसी ने कमी नहीं की। मुझे बार बार वो ये कहते रहे, शुरू दिन से जब मैंने इस्तीफ़े का फ़ैसला किया उस दिन से लेकर गुज़श्ता कल परसों तक जमात की सफ़ों में किसी जगह कमी किसी ने नहीं की। मुझे वो बार बार कहते रहे जी कि आप जमात ना छोड़ें, आप जमात में वापस आ जाएँ। लेकिन मैंने एक उसूल की बुनियाद पे जब जमात छोड़ दी थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब वापस नहीं आना। तो इसमें तो कोशिशों में उनमें कोई कमी नहीं की उन्होंने। और मुझे अफ़सोस भी है कि इसमें कुछ ऐसी शख्सियात थी जिनको जब मैं मना करता था जी कि मैं नहीं आता, तो मुझे दिली दुःख होता था, चूँकि बड़ा वक़्त उनके साथ गुज़रा था, प्यार, मोहब्बत, अक़ीदत का ताल्लुक था। तो लेकिन बहरहाल मैंने फ़ैसला कर लिया था, तो बादिल नाख्वास्ता जमात छोड़ी थी, खुशी से नहीं छोड़ी थी। तो फ़ैसला कर लिया तो फिर मैं उस पे बहरहाल कायम रहा और सबके कहने के बावजूद मैं वापस नहीं गया। एक वक़्त था जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि उसको कैम्पेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जी। फिर अब हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही निचली सतह पर पहुँच आई है। सिर्फ़ सरदार अतीक साहब ही इस वक़्त ऐसे उनके लीडर हैं जो जाने और पहचाने जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि किन अवामिल की वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इतना ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई? देखिए, बात ये है, बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन एक बुनियादी जो मामला है वो ये है कि रियासती जमातों को कमज़ोर करने का सिलसिला बड़े अरसे से शुरू था और एक ऐसी जमात जो कि मज़बूत तशख़्ख़ुस रखती थी, रियासत के मामलात पे बात कर सकती थी, रियासती जमात थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के परचम तले ये सारा ख़ित्ता आज़ाद हुआ था। तो उस जमात को कमज़ोर करने के लिए बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ कोशिश की गई और इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान की हुकूमतें भी, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी, उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने जान समझ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया और एक मख़सूस माहौल तैयार किया। यानी जैसे नून लीग बनी तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो नून लीग में चले गए उस वक़्त जब बनी थी। मुझे भी बड़ी आफ़त थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिक़ामत दी, मैं तो नहीं गया। इसी तरह फिर बाद में जब पीटीआई आई, तो जो कुछ इक्का-दुक्का हमारे एमएलएज़ टाइप के इलेक्टेबल लोग थे, उनको पीटीआई ले गई। तो एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की सियासी जमातों ने और पाकिस्तान की हुकूमतों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तयशुदा प्रोग्राम के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया कि रियासत की आवाज़ तवाना न हो सके। जैसे ही नशिस्त खाली हुई, आपके पास आपके ऑफ़िस में तमाम सियासी जमातों से लीडर आए, पीपल्स पार्टी से भी लोग आए, दीगर जमातों से भी लोग आए, तो आपने मुस्लिम लीग नवाज़ का ये फ़ैसला क्यों किया? देखें जी, ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत पज़ीराई दी।
आज़ाद कश्मीर की दीनी और सियासी जमातों 9 जमातों ने मुझे ऑफ़र किया, इंक्लूडिंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 9 सियासी जमातों ने मुझे, उनकी क़यादत ने मेरे पास दफ्तर आते रहे, रब्ता होता रहा, मुझे कहते रहे जी कि आप हमारे साथ आ जाएं। लेकिन मैं, सच्ची बात है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद अपने आप को कहीं मैं मिसफिट फील करता था कि और किसी जगह जाऊंगा तो शायद मैं मिसफिट होऊंगा, तो इसलिए मैंने कोई जल्दी फ़ैसला नहीं किया। तो अभी मेरा ख़्याल ये था कि अगले इलेक्शन 3-4 साल बाद होंगे, उस वक्त देखेंगे उस क्या करना है। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अचानक आपको पता हमारे हल्के में इलेक्शन आ गए, तो फिर हमें जल्दी फ़ैसला करना पड़ा। तो जो आपने पूछा कि मुस्लिम लीग नून का चुनाव क्यों किया, उसके लिए मैंने फिर ये किया कि मैंने अपने हल्के में मशावरत की, बिलमशाफा भी की, टेलीफोनिक भी की, अदरवाइज़ मुख्तलिफ़ ज़राए से मैंने मशावरत की। और मशावरत में मैंने सवाल पूछा जी कि आप बताएं, और मेरा ख़्याल ये था कि मुझे जिस तरफ अक्सरियत राय कहेगी मैं उस तरफ जाऊँगा। तो मैंने कहा आप बताएं किधर जाए, तो फिर अक्सरियत ने मुझे मुस्लिम लीग नून का मशवरा दिया, तो फिर मैं मुस्लिम लीग नून में मैंने उसका इंतखाब किया। अच्छा, मुश्ताक मिन्हाज साहब के लिए आज उनके पार्टी सदर ने ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी से इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। तो क्या आपके साथ कोई डील की गई है कि दोबारा जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उस वक्त नून लीग के उम्मीदवार आप होंगे? देखें, डील वाला कोई नहीं होती। जमातों में जब आदमी शामिल होता है ना जी, तो खुलूस नीयत के साथ आदमी शामिल होता है। वो मेरे पास आते रहे, मुश्ताक मिन्हाज साहब भी आते रहे, पार्टी के सीनियर लोग भी आते रहे। वो मुझे यही कहते रहे जी कि आप हमारे पुराने साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जो आपने कहा जैसे आप रहनुमाई करेंगे, यानी मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते रहे कि जी आप हमारे टीम कप्तान बन जाएँ हल्के में, और आप जैसे मुश्ताक साहब कहते रहे जी आप अभी इलेक्शन लड़ें, जैसे आप कहेंगे कर लेंगे। तो हमने भी कोई ऐसा उस तरह की कंडीशनें तो अच्छी नहीं लगती। हमने कहा ठीक है, पार्टी में जाएँगे, उसके बाद जो पार्टी फ़ैसला करेगी। तो मुश्ताक मिन्हाज साहब के इस इलेक्शन का वो पार्टी ने भी शायद फ़ैसला यही करना होगा, लेकिन मैंने खुद, जब मेरे पास ये लोग आए थे आखिरी दिन, जिस दिन हमने दुआए खैर की, आज तो हम बाज़ाब्ता शामिल हुए ना जी, जी, जी। तो 3 दिन पहले मेरे दफ्तर में दुआए खैर हमने कर ली थी। उस दिन मैंने शाह गुलाम कादर साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने कहा अपनी गुफ्तगू में, मैंने कहा जी शाह साहब, मैं ये जो आने वाला इलेक्शन है इसके लिए मैं अपनी तरफ से मुश्ताक मिन्हाज साहब का नाम तजवीज़ करता हूँ, बाकी आप देख लें जैसे आपने फ़ैसला करना। तो मैंने खुद नाम तजवीज़ किया उनको। अच्छा, एक चीज़, आप 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हल्के की आवाम की साइकी भी समझते हैं। तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो वोटर था उसकी जो प्रायोरिटीज़ थी और जो आज का वोटर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको लगता है कि सिर्फ़ बरादरी की बुनियाद पर लोग वोट देंगे किसी पार्टी को? देखें जी, बात ये है कि प्रायोरिटीज़ जो भी हों, कामकाज के हवाले से प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। मसलन एक वक्त जब मैं पहली दफ़ा 91 में मैं एमएलए बना, जी, तो उस वक्त हमारा सबसे जो बर्निंग इशू था वो बिजली के पोल थे, जी। कि ये बिजली के पोल हमारे हल्के में तकरीबन कोई 30-35% बिजली लगी हुई थी। तो बाकी फिर मेरे दौर में अल्लाह की मेहरबानी से हमने तकरीबन 95% बिजली लगा दी थी। तो उस वक्त प्रायोरिटी ये थी कि बिजली का पोल और कंडक्टर तारे मिल जाएँ, ये एक बुनियादी बात थी, और पानी की स्कीमें मिल जाएँ। बिल्कुल, सड़कों का भी था, लेकिन अब तो पोल का नाम ही कोई नहीं लेता, चूँकि पोलों की ज़रूरत नहीं, तो सही है। प्रायोरिटी बदल गई। जी, जी। पानी की स्कीमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर जगह हैं, इक्का-दुक्का जगह नहीं है, वो भी प्रायोरिटी बदल गई। जैसे पहले डिमांड होती उतनी नहीं है, सड़कों की अलबत्ता अब भी है, तो प्रायोरिटी तब्दील होती रहती है। लेकिन जो आपने बात की ना इलेक्शन के जो सूरत-हाल है, उसमें बुनियादी तौर पे उसके डायनामिक्स ऐसे हैं कि बरादरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बरादरी बड़ा एलिमेंट बन जाता है, बाद औक़ात जमात बड़ा एलिमेंट बनता है। वो जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कोई जमात जो बरसर इक़्तिदार हो, उसका जो कैंडिडेट आज़ाद कश्मीर में हो उसको एज मिलता है। ऐसा ही इसी है। तरह बरादरी जो है बड़ा रोल अदा करती है, बरादरियों का बड़ा रोल है। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ अल्लाह की मेहरबानी से कि मेरा बरादरी का वोट बैंक तो बहुत थोड़ा-सा है हल्का बस्ती बाग में। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा 91 में, उस वक्त हमारी बरादरी का टोटल 2500 वोट था, और मैंने 26,500 वोट लिया था। उस सही। वक्त अब तो चूँकि वोट बढ़ गए तो 26,500 शायद आसान है। उस वक्त 26,500 53,000 टोटल वोट था, जिसमें से 26,500 मैंने लिया था। तो छोटी बरादरी है तादाद के लिहाज से, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। तो लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है वो मैं उससे बिल्कुल ये कहता हूँ जी कि बरादरी के एलिमेंट को आप मना नहीं कर सकते। बरादरी का एलिमेंट बड़े पैमाने पे काउंट करता है। तनवीर इलियास साहब की नाअहली के जो फ़ैसला आया अदालत से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जब अदालतों ने मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको घर भेजना शुरू किया, तो उसके बाद से अदम इस्तेकाम आ गया। कोई भी अब पार्टी टेन्योर अपना मुकम्मल नहीं कर कर पा रही। अब आज़ाद कश्मीर की अदालत ने भी एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया,
गो कि उनके इस तरह के बयानात थे, लेकिन आप उनकी नाअहली को कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, इस मामले में मेरी दो आरा है। एक तो राय ये है कि मुंतखब वज़राए आज़म को अदालतों के ज़रिए नाअहल करके घर भेजने को अच्छी रवायत नहीं है, हमारे माहौल में ये सूट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई खुद कहे कि आप बैल मुझे मार, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे, तो उसका क्या इलाज है? यानी अदालतों को भी ज़रा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन इसमें तनवीर इलियास साहब जो हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी ना जी। उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, गाली गलौज, धुआं निकाल दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। उन्होंने ना अदलिया को छोड़ा, ना इंतज़ामिया को छोड़ा, ना मुकानना को छोड़ा, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। उनका अपना टेम्परामेंट है, अपनी सोच है, अपनी उनका एक मखसूस मिजाज है, तो उन्होंने भी इंतहा कर दी। लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि कोई पार्डन करे, कोई माफ़ी मांगे, तो अदालत का अपना इख्तियार है, कोई माफ़ भी कर सकती है और सज़ा भी दे सकती है। आइंदा इलेक्शन लड़ने का इरादा है या आप ऐसे ही किसी जमात के अंदर किसी को सपोर्ट करते रहेंगे? देखें जी, ज़िंदगी मौत का तो एक लम्हे का भरोसा नहीं है, लेकिन जो सियासी आदमी होता है ना जी, वो रह नहीं सकता। इलेक्शन लड़ना उसके लिए ऐसे ही है जैसे कि उसका एक रूटीन का काम होता है। लेकिन मैं इसके मामले में इतना कोई ग्रीडी या लालची नहीं हूँ कि जी मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा तो क़यामत आ जाएगी। मैंने इलेक्शन कई खुद लड़े और कई लोगों को लड़ाए, उनकी दिन रात मेहनत करके कैंपेन की है, सबका रिकॉर्ड इसका गवाह है। तो जो अल्लाह ने हालात को पैदा किए ऐसे, कहीं मौका मिला, पार्टी ने कहा, हालात हुए, सेहत ने इजाज़त दी और मैंने समझा कि इलेक्शन लड़ना ये इस वक्त मुनासिब है, तो लड़ा जा सकता है। ना भी लड़ें तो क्या क़यामत आएगी। मैं इलेक्शन 2 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, 1 दफ़ा एडवाइज़र रहा हूँ, तो बस बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, उसका बहुत करम है। तो ये नहीं कि इलेक्शन नहीं लड़ा तो क़यामत आ जाएगी। मुश्ताक मिन्हाज साहब की कैंपेन में बाकायदा हिस्सा लेंगे या फिर आप यहाँ ही से होकर उनकी नहीं, सपोर्ट नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं, इंशाल्लाह बाकायदा हिस्सा लेंगे जी। मैं तो 2 ही बातें, या किसी के मुखालिफ हो सकता हूँ या किसी के साथ हो सकता हूँ। जब किसी के साथ हूँ तो फिर मैं 2 बातें नहीं होती, फिर जो मेरे बस इख्तियार में होगा। इससे साबका मैंने 2-3 हज़रात के कैंपेन में हिस्सा लिया, राय सबीर साहब की, कर्नल नसीम साहब की, राजा खुर्शीद साहब की। कभी मैं खुद लड़ता रहा, कभी उनको लड़ाता रहा, तो वो आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने इलेक्शन से ज़्यादा मेहनत की है जिसके साथ मैं खड़ा हूँ। मुनाफ़िक़त नहीं हो सकती। जो मेरे बस इख्तियार में होगा, ज़ाहिर है सेहत के मसाइल भी होते हैं, थोड़ा उम्र का भी, वो जवानी की बात तो रही नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका कमी नहीं होगी। आखिर में एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ अपने मेज़बान आलियान नसीर को दीजिए इजाज़त कि वस्ती के अवाम जिस भी किसी नुमाइंदे को अपना नुमाइंदा बनाकर इक़्तिदार के अवान में पहुँचाएँगे, वो वस्ती के अवाम के लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित हो। अल्लाह ने के बाद। माशाअल्लाह।